चलो, तो पिछले दिन डिस्कवरी हो गया था, ठीक है। आज मॉडल पे बात करेंगे। क्योंकि अब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है, खोज लिया गया। अब बारी था कि एक एटॉमिक मॉडल में ये लोग रहता कहाँ है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है। तो 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा प्लम पुडिंग मॉडल, चाहे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है, पर वहाँ अगर ढंग से नहीं पढ़े हो तो यहाँ बढ़िया से पढ़ लेना। तो थॉमसन का मॉडल कैसा था, याद है 9th क्लास? थोड़ा बहुत याद, क्या कहा था वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बनाया था, ठीक है। और उसमें क्या कहा, ठीक है। थॉमसन का कहना था कि एटम क्या है, एक सर्कुलर शेप का कोई चीज़ हो सकता है, ठीक है, जिसमें पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। जब पूरा स्फीयर है मेरा, कैसा चार्ज का है, प्लस चार्ज का है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एम्बेड किया हुआ है, ठीक है। जैसे भाई तरबूजा वाला एग्जांपल दिया था कि तरबूजा का लाल वाला पार्ट तुम्हारा प्रोटॉन हो जाएगा और सीड वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दूसरा बात क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या दोनों ही एटम में क्या होता है, इक्वल होता है, तभी एटम हमारा एटॉमिक न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ कहा गया था। हालांकि बाद में जाके इसको फिर नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था, अंत में सही उसी को माना गया। क्योंकि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग किया, उसके बाद कुछ कुछ बात बताया और वो बात ये समझा नहीं पाया, तो इसके चलते थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक। पर पढ़ना था, पहला मॉडल यही दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल इसको कहते हैं, मॉडल चाहे तरबूजा वाला मॉडल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका कहानी। फटाक से कुछ कुछ पॉइंट लिखा था। पहला, ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। पहला बात क्या कहा था कि सारा एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन रखता ही है, लेकिन रखना मजबूरी हो गया उसका, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का दोनों का संख्या क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये जो है एटॉमिक न्यूट्रलिटी को फॉलो करेगा, मतलब तभी एटम पूरा होल न्यूट्रल होगा। तीसरा पॉइंट, he visualized that positive charge spread throughout the sphere and negative charge embedded in it। कुछ ऐसा ही बात बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे फैला हुआ है और नेगेटिव चार्ज एम्बेड किया हुआ है उसमें। दिस मॉडल is also known as plum pudding model, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसका ऑब्जर्वेशन था और ऑब्जर्वेशन को बाद में समझा गया। ये हो गया नेगेटिव वाला और ये हो गया पॉजिटिव वाला। ये पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर इसके में रहा होगा, ठीक है। इसका एक ही बात सही था, वो है सेकंड वाला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या इक्वल होता, बाकी सब बात गलत था। गलत क्या था, बाद में गलत साबित ही हो गया। ड्रॉबैक क्या था, could not explain Rutherford scattering model।
रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो यहीं इसका ड्रॉबैक हो गया। खाली यही बात सच था इसका। रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल था, थिन गोल्ड फॉइल लिया गया था, ठीक है। ये है रेडियो एक्टिव का सैंपल, जहाँ से रेडियो एक्टिव वेव मारा गया, ठीक है। उसमें भी कौन था, तो पोलोनियम था, ठीक है। पोलोनियम मारा गया गोल्ड फॉइल पर। तो दो तीन बात यहाँ ऑब्जर्वेशन में है, ये ZnS का कोटिंग है, जिसमें अगर वही इलेक्ट्रॉन वगैरह टकराता, रे टकराएगा तो थोड़ा सा ग्लो करेगा, ये जो उसमें था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में। सेम काम यहाँ भी वही खोजना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है। तो क्या क्या कहानी मिला, सब एक दो कंक्लूजन मिला। पहला मिला कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रे सीधे पार हो गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ पार होने में। तो पहला बात यहाँ से ये पता चला कि एटम के पास खाली स्पेस बहुत है, क्योंकि खाली स्पेस है तभी सीधा सीधा पार कर गया सब, और मैक्सिमम रे सीधा पार कर ही गया। दूसरा बात पता चला कि कुछ रे जो है डेविएट हुआ, लेकिन बड़ा छोटा एंगल बना के डेविएट हुआ लेकिन छोटा एंगल से डेविएट हुआ। तो ये मतलब था कि चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास तुम जान ही रहे हो 9.1 × 10⁻31 और प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27। तो ये कहा गया कि जो हल्का मास वाला इलेक्ट्रॉन था वो जाहिर सी बात है कि ये अल्फ़ा रे चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको ज़्यादा दूर तक डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। छोटा एंगल में क्या किया, डिफ्लेक्ट करवा दिए लोग, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, पर जब बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है तो उसके चलते जो भारी पॉजिटिव चार्ज वाला रे है उसको ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करवा पाया। तीसरा बात पता चला कि लगभग 20,000 रेज में एक रे, लगभग 20,000 रे में एक रे जो सीधा गया और सीधा आया, मतलब लगभग या समझो सीधा ही चला गया, 180 डिग्री का एंगल बना दिया। कितना का एंगल बनाया, 180 डिग्री का। तो इसमें ये बात पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो है इसके पास, पर वो बहुत छोटा है कि 20,000 रे मारने के बाद अगर एक रे घूम के आ रहा है, मतलब उस पॉजिटिव चार्ज का अंदर संख्या बहुत कम होगा। तो इसको इमेजिन किया गया कि अगर आपके पास एक बड़ा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड का लेंथ अगर 5 किलोमीटर है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, एक बॉल के जितना हो। अगर 5 किलोमीटर का एक ग्राउंड है तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, एक बॉल के इतना होगा। तो तुम खुद इमेजिन करो मन में, बहुत चीज़ तो पार हो जाएगा सीधे सीधी, कुछ कम एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा और बहुत कम चांस होगा कि वो वही बॉल से टकराएगा। तो वही कहा गया लगभग 20,000 रे में एक रे जो है सीधा गया और सीधा आया। और ये काम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज करा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव को ही रिपेल करेगा और बड़ा अच्छा एंगल से रिपेल करेगा। तो ये 3 कंक्लूजन यहाँ से मिल गया। क्लियर है, दिक्कत? चलिए, तो क्या क्या है लिख लेंगे फटाक से। An atom must be hollow. An atom must be hollow and must consist large empty space. काफी खाली स्पेस है इसके पास, so that most of alpha particles are passed without any deviation. क्लियर है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो गया बिना डेविएशन दिए हुए। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन मिला। दूसरा क्या मिला? Some of the alpha particles were deflected by स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया
So electrons have very less weight, hence यही बात हो गया कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल डेविएशन से एंगल बनाया। तो इसका साफ मतलब था कि इलेक्ट्रॉन तो है, पर इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत हल्का है तो बेचारा पॉजिटिव चार्ज वाला रे को ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दे पाया। हल्का ना है, हल्का चीज़ भारी को ज़्यादा डिफ्लेक्शन कैसे दे सकता है? कुछ ही दे सकता है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 in 20,000 were deflected at 180 degree so that they have वेरी स्मॉल एरिया। तो ये कह सकते हैं कि उसके पास प्रोटॉन क्या था, बहुत कम एरिया में होगा, इसी के चलते जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और द पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी एट सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। और यही लोग भी दिमाग लगाए कि वही पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, सेंटर में होगा, तो उसका नाम क्या दे दिया गया, न्यूक्लियस दे दिया गया। ये कुछ कुछ कंक्लूजन था। इसका कुछ कुछ ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक को समझना है। ड्रॉबैक क्या था, देखिए पहला ड्रॉबैक था कि ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझाया था। ये बस बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन तो है, पर न्यूक्लियस के अराउंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं एक्सप्लेन किया था। तो ये पहला ड्रॉबैक मिल गया, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात ढंग से नहीं बताया। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है, क्या था, देखो फिजिक्स में कहा जाता है, जब मैकेनिक्स चल रहा था, तुम तो समझ गए कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का है, ठीक। तो अब 2 मिनट के लिए इसका हम बात को मान लें। तो ये कहा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा चार्ज का हो गया, पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अब कहा कि जब मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तब उसके अराउंड जो मोशन होता है उसमें पार्टिकल कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है। कुछ रेडिएट करने का मतलब कि कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। जब कैसे घूमेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स में। एग्जांपल के लिए तुम सन और अर्थ को ले लो। क्या सन का जो अर्थ रिवॉल्यूशन कर रहा है, क्या एक पर्टिकुलर लाइन में कर रहा है? नहीं कर रहा है, स्पाइरल पाथ में कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे ये कैसा पाथ जनरेट कर रहा है, स्पाइरल पाथ जनरेट कर रहा है। कैसा पाथ? स्पाइरल पाथ। तो ये लोग भी यही कहा कि ठीक है, घूम रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा है तो कुछ एनर्जी तो रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करते करते एक स्पाइरल पाथ बने हुए करेगा।
और स्पाइरल पाथ बनाते 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 एक दिन क्या होगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा, जाके न्यूक्लियस में जाके खत्म ना हो जाएगा। पर क्या ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया? नहीं किया गया। तो ये इसका दूसरा डिफेक्ट था कि इसके बारे में भी कुछ अच्छा खासा चीज नहीं बताया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, if an particle moves with attractive force, then it must radiate some energy and follows spiral path. So if they do, it must be collapsed with nucleus, and this can't be observed. ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेजर कारण था गलती होने। क्लियर है? बाकी सब बात बहुत बात एक्सप्लेन कर दिया, ये दोनों बात में गड़बड़ा गया ये। क्लियर है? तो ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल। क्लियर है बात? आगे चलिए। तो इसके बाद फिर आया मॉडल, ये तो ठीक ही था। इसके बाद फिर नील्स बोहर अपना मॉडल दिया। नील्स बोहर ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ऑर्बिट को बांट दिया था, बोला कि ऑर्बिट में घूमेगा, अगर कोई ऑर्बिट बदलता है तो एनर्जी लगेगा, नहीं बदलेगा तो नहीं लगेगा। तो वो बोहर मॉडल में पढ़ेंगे जब बोहर पहुँचेंगे तब, क्योंकि उसके बगल में ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, फिर उसको पढ़ते चलना है। क्लियर है बात? चल, तो देखिएगा दोनों से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एक एलिमेंट का अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक होता है, एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। अगर किसी के एटॉमिक नंबर की बात की जा रही है तो सीधा सीधा मतलब है कि उसमें उतना प्रोटॉन मौजूद है, या कह सकते हैं कि उतना इलेक्ट्रॉन मौजूद, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम ऐसे सोडियम को लिखते हैं 11, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके पास 11 प्रोटॉन भी है और 11 इलेक्ट्रॉन भी। क्लियर है? इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। पर तब है जब न्यूट्रल एटम होगा, प्लस माइनस चार्ज होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लस माइनस के फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या बदल जाता है, मतलब कभी गेन करेगा कभी लूज करेगा, वो केस बता रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मास से पहले एक और डेफिनेशन है छोटा सा, इसी में लिख लेंगे, न्यूक्लियॉन्स का। ठीक है, क्योंकि क्या कहा गया कि एक एटम के पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होता है, उन दोनों को मिला के एक नाम कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in nucleus collectively known as nucleons। ठीक, अब किसी भी एटम का जो भार होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है, वो कहाँ से प्रेडिक्ट किया जाता है? उसके न्यूक्लियस से प्रेडिक्ट किया जाता है। न्यूक्लियस का ही भार असल में क्या होता है? एटम का मास होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एटॉमिक मास को डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि अगर न्यूक्लियस का भार है और न्यूक्लियस में कौन कौन मौजूद है?
तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो ही ना मास बनेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस से ही मास है और न्यूक्लियस में ही दोनों हैं, दोनों को जोड़ो, न्यूक्लियस का मास पता चल गया, मतलब एटॉम का मास पता चल गया। क्लियर है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब सम कर दीजिएगा तब आपको घर बैठे एटॉमिक मास मिल जाए। ये सस्ता सा फॉर्मूला हो। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? एक्स कोई एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है। इसके नीचे में क्या लिखा रहेगा? एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा। कुछ भी हो सकता है, जेड भी लिखा हो सकता है। और ऊपर क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक है। राइट हो लेफ्ट हो फर्क नहीं पड़ता है, नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, ऊपर लिखा है वो एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के लिए सोडियम 11 के साथ 23 बैठा हुआ है, नीचे 11 नंबर हो गया, ऊपर एटॉमिक मास 23 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करके इसी से क्वेश्चन फंसाता है एग्जाम। क्वेश्चन कर लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स and neutrons in VR. VR, ठीक है। नीचे कौन होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 ही है और नंबर ऑफ, क्लियर। अब बारी था न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन के लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला दिए हुए हैं कि एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस, ये ना, तो एटॉमिक मास तुमको मेंशन है 80, प्रोटॉन का संख्या इधर लाके माइनस कर दिए तो कितना आ गया? कोई समस्या? सीधे सीधे सवाल पूछता है, ये निकला। चलिए, आइसोटोप्स क्या होता है? पढ़े होंगे 8वां 9वां में, कहा होता है। Two atoms having same atomic number but different मास नंबर। वैसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट होता है। देखो होता क्यों है, क्या होता है कि कॉम्पोजिशन के दौरान जब ये लोग बनता है ना, तो उसमें उसका बनने में उसका जो मिलावट का परसेंटेज होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। मिलावट का परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाता है, इसके चलते अलग अलग मास ये लोग शो करता है। न्यूट्रॉन ही सेम नहीं रहता, तो न्यूट्रॉन का मिलने का संख्या सेम रहेगा तब ना दोनों सेम रहता। अब इसका ढेर सारा एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन 6 के साथ 12 भी है, 6 के साथ 13 भी है, 6 के साथ 14 भी है, ठीक है। यूरेनियम 92 के साथ 235 भी है और सेम 92 के साथ 237 भी है, ठीक है। क्लोरीन 17 के साथ 35 भी है, 17 के साथ 37 भी है। हाइड्रोजन 1 के साथ 1 भी है, इसका एक प्यारा सा नाम होता है प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 के साथ 2 भी है, इसका नाम होता है ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन 1 के साथ 3 भी है, इसका नाम होता है ट्रिटियम। सेम नाइट्रोजन भी 7 के साथ 14 दिखाता है, 15 दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है, तो देख लीजिए सबके नीचे नंबर सेम है पर मास नंबर अलग अलग है। इसी से उठाकर दोनों का मीन करके एक एवरेज वेट लेते हैं, इसलिए कुछ कुछ का मास देखे होंगे कि आप पॉइंट में आता है किसी किसी का मास। तो यही चलते होता है, अबंडेंस में समस्या आ जाता है, उसका खुद का मिलावट में समस्या आ जाता है, जिसके कारण पूरा मैटर गड़बड़ हो जाता है। देखो जब ये लोग पाया जाता है ना, तब कुछ अलग आए बाएं केमिकल रिएक्शन के चलते इसका खुद में इसका परसेंटेज गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोई चीज़ अपने आप में 100% नहीं ना होता है, ये लोग भी तो कंपाउंड ही एलिमेंट है, एलिमेंट में भी कुछ मिलावट होता ही है। तो जब ये लोग पाया जाता है तो इसमें इसका परसेंटेज कभी नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाता है, कभी नॉर्मल से कम मिल जाता है। तो उसके कारण आपका एटॉमिक मास इफेक्ट करता है। नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, नॉर्मल से कम मिलेगा तो एटॉमिक मास घट जाएगा। ठीक है, तो दोनों लक्षण होता है, इसके चलते अलग अलग मास पर ये लोग काम करता है। आइसोबार, इसमें क्या होगा, पिछला बार नंबर सेम हुआ मास अलग हुआ, इस बार मास सेम होगा नंबर अलग होगा। ठीक है, 2 atoms having same mass number but different atomic number। बहुत है, इसका एग्जाम्पल भी आर्गन 18 पे 40, पोटासियम 19 पे 40, कैल्शियम 20 पे 40। तो ये नंबर अलग हो गया और मास सबका सेम रहेगा। आइसोटोन में क्या होगा, 2 atoms having same number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जहां न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम होगा उन लोग को हम कहेंगे आइसोटोन्स। बहुत सारे एग्जांपल है इसका भी। सल्फर 16 पे 32 दिखाता है, क्लोरीन 17 पे 37 दिखा सकता है, जानते हैं। आर्गन 18 पे 38 दिखा सकता है, पोटाशियम 19 पे 39 दिखाता है, कैल्शियम 20 पे 40 दिखा सकता है। ये सब आइसोटोन्स हैं। सॉरी 16 पे 36, 16 पे 36, ठीक, 16 पे 36। देखो तो सब में न्यूट्रॉन का संख्या 20 है, अब मिल गया, तो आइसोटोन हो गया। कि नहीं समझ में आ रहा? देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जाहिर सी बात है क्या बोलने वाले हैं, 2 atoms having same number of इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज भी होता है और गेन भी होता है। पहले थोड़ा सा बात समझिए मेरा, फिर देखिएगा। देखिए ये है प्यारा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कैटायन। क्या नाम है? कैटायन। तो जो एलिमेंट अपने पे पॉजिटिव चार्ज गेन करके रखेगा, जो जितना पॉजिटिव चार्ज गेन करके रखेगा, आप समझ जाइएगा कि वो उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, दान कर चुका है अपने नॉर्मल स्टेट से। ठीक है, और माइनस चार्ज, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं अनायन।
जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करके रखा होगा, ये कब्जा करके रखा होगा, चोरी करके रखा होगा। ठीक है, तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे खोजेंगे? फॉर एग्जाम्पल Na+ और O2- हम कहेंगे ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों है? देखो सोडियम का कितना नंबर होता है? 11 नंबर होता है। 11 के साथ एक प्लस चार्ज गेन किया हुआ है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है? लूज करके रखा होगा इलेक्ट्रॉन। तो 11 था, एक लूज किया है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना नंबर पे है? 8 नंबर पे। 2 माइनस गेन करके रखा है, मतलब माइनस का मतलब गेन करके रखा है, तो 2 को गेन करके रखा होगा। 8 था पहले से, 2 गेन करके रखा, दोनों 10 10 10 हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम। इसी के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकता है। क्या चाहिए? आइसोटोप बार सब है ना, दोनों हो सकता है। यहाँ पे तो क्या नहीं सर 35 का नहीं लिखते हैं, होता है अलग अलग शो होता है, तो जिसका जरूरत है वही ना लिखेंगे। पोटासियम 40 भी दिखा देता है, पोटासियम 39 भी दिखा देता है बीच बीचवा होता है, 39.5 होता है। कभी इधर खिसका देते हैं, कभी उधर खिसका देते हैं, तभी तो आइसोटोप बनेगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Al3+, Mg2+। देखो एल्युमिनियम 13 नंबर पे, 3 प्लस है तो कितना हो गया? 10 हो गया। और मैग्नीशियम 12 नंबर पे, 2 प्लस हो गया, मतलब 10 हो गया, खत्म हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक खोजने के लिए सीधा बात है कि आप चार्ज देखिए और जितना नंबर है उसमें माइनस प्लस के हिसाब से मिला लीजिएगा। याद रखिएगा, प्लस मतलब लूज करना, माइनस मतलब गेन करना। आम जिंदगी मत सोच लीजिएगा कि प्लस मतलब गेन कर ले, माइनस मतलब लूज कर ले, क्योंकि यहाँ जो देगा वही बड़ा है, जो लेगा वो छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? सारे टॉपिक में आज मॉडल समझ गए किस तरीके से मॉडल काम करता है, किस तरीके से एटम्स को लिखा जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे खोजा जाएगा, और ये है कुछ कुछ आइसो कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे चलेंगे, जो बहुत महंगा टॉपिक है। अपने आप में फार्मूला आना शुरू होगा, अब न्यूमेरिकल आना शुरू होगा, क्योंकि ये चैप्टर का शुरुआत था तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना था। ये बेसिक चीज़ जानकारी में आपको होना चाहिए। क्लियर है?